Good evening, everyone. Am I audible to all of you? All right. I hope you all are doing good. कल हमने ट्रेड टाइगर की सेटिंग्स पढ़ी थी, सबने अपने सेटिंग्स चेंज कर ली होंगी एंड कैंडल्स के बारे में जो पढ़ा था उस पे प्रैक्टिस भी करी होगी सबने। गुड। आज हम डिमांड सप्लाई थ्योरी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि कैसे डिमांड सप्लाई थ्योरी वर्क करती है। विशाल, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप लोग जो बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो अभी नए आए हैं, सबको ये पता होगा कि स्टॉक मार्केट में हर बायर को कोई ना कोई सेलर चाहिए और हर सेलर को कोई ना कोई बायर चाहिए। मतलब हम कोई भी शेयर को तब बाय कर सकते हैं उस रेट पे जब उस रेट पर कोई सेलर होगा। एवरी बायर नीड ए सेलर एंड एवरी सेलर नीड ए बायर। जब तक हमारे पास हम कोई शेयर बाय करना चाहें किसी पर्टिकुलर रेट पे, वहां पे यदि कोई सेलर नहीं है तो हम उसे बाय नहीं कर पाएंगे। और यदि हम किसी स्टॉक को सेल करना चाह रहे हैं और वहां पे कोई बायर नहीं है तो हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे। जनरल लाइफ में भी यही होता है। मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएंगे, यदि वो प्रोडक्ट है ही नहीं, कोई सेल नहीं करना चाह रहा, तो हम उसे लेंगे कहाँ से, बाय कहाँ से करेंगे। सेम स्टॉक मार्केट में होता है, सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इस बात का आइडिया होगा, क्योंकि उन्होंने कभी कोई बड़ी ट्रेड लगाई होगी, बड़ा सौदा किया होगा कभी भी, कि जब भी हम बिग क्वांटिटी में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस एट ए टाइम उस मोमेंट पे, सपोज कीजिए हमने 50 रुपीज पे 1000 2000 शेयर बाय करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर शेयर के लिए ऑर्डर लगाया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शेयर हमारे उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमने ऑर्डर लगाया, वो एग्जीक्यूट हो जाए। उसमें पार्शियली एग्जीक्यूट होते हैं, वो पार्शियली एग्जीक्यूट होते हैं। उसके पीछे का रीजन होता है कि जिस टाइम पे हम जितनी भी क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं उतने वहां पे सेलर नहीं है। सपोज कीजिए आपने 5000 शेयर बाय करने के लिए लगाए, उसमें से सिर्फ 3000 ही बाय हो पाए, तो मतलब उस टाइम पे वहां पे 3000 ही सेलर थे। और उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे जाकर फिर वापस से उसी रेंज में आती है, तो वापस से हमारे ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं जो पेंडिंग ऑर्डर थे। क्यों? क्योंकि वहां पे नए सेलर आ गए। हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो जनरली एक ही बार में बाय नहीं होते हैं, बट 1-2 रुपए का मोमेंट जब होता है किसी भी रेट में, या 1 to 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर किसी भी स्टॉक में, वो जनरली बाय हो जाते हैं। बट यही ऑर्डर्स यदि इंस्टीट्यूशनल लगाते हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब बिग प्लेयर जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं, तो जब हमारे 2000 3000 5000 शेयर वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो सोचिए जब वो लोग इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके कितने शेयर एग्जीक्यूट हो पाते होंगे। क्यों? किसी ने भी 50,000 शेयर का बाइंग का ऑर्डर लगाया, यदि उस 100 रुपीज पे, सपोज कीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, वहां पे किसी ने
10,000 शेयर, 20,000 शेयर या 50,000 शेयर का बाइक का ऑर्डर लगाया, तो जब वहां पे 50,000 सेलर है ही नहीं, 50,000 सेलर नहीं है, तो वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। सिर्फ सपोज करते हैं 25,000 वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि उस करंट मोमेंट पे 25,000 ही सेलर थे, 25,000 ऑर्डर पेंडिंग रह गए। अब जो उन्होंने ऑर्डर लगाए हैं 50,000 का, उसमें से जितना एग्जीक्यूट हुआ और उसकी बाइंग प्रेशर से वो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। जो भी उन्होंने ऑर्डर लगाया है इतनी ह्यूज क्वांटिटी का, उसके अकॉर्डिंग फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। जनरल लाइफ में भी हम लेकर चलें, अभी लॉकडाउन के टाइम पे सैनिटाइजर, मास्क और इनकी सब चीज की जो प्राइस थे वो कितना ऊपर चले गए थे। क्यों? क्योंकि अचानक से इनकी डिमांड बढ़ गई। पहले सैनिटाइजर और मास्क कौन यूज करता था? हॉस्पिटल्स में जाते टाइम, वो भी बहुत रेयर केस में। कोरोना वायरस आया, अचानक से इनकी डिमांड बढ़ गई, हर किसी को सैनिटाइजर और मास्क चाहिए था। ऊपर से सप्लाई नहीं है, मतलब उतनी क्वांटिटी में है नहीं जितने लोगों को चाहिए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़नी ही थी। आप कहीं सब वेजिटेबल लेने जाते हैं मार्केट में, आप नॉर्मल 5 केजी ओनियन परचेज करते हैं किसी शॉप से, कोई बहुत बड़ी मंडी है वहां पे आपने 5 केजी ओनियन परचेज की, आपको इजीली मिल जाएंगे जो भी वहाँ का रेट होगा। वहीं पे आप 50 केजी करेंगे तो किसी एक शॉप वाले के पास नहीं तो आसपास की शॉप से हो जाएगा। अब वहां पे आप कुछ ऐसी डिमांड कर दे कि मुझे 1000 केजी ऑनियन चाहिए, तो वो उस मंडी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो उस प्लेस पे पॉसिबल नहीं है। आसपास के शॉपकीपर जो भी है वो सब इकट्ठा होकर आपको जितना हो पाएगा उतना ओनियन दे देंगे। बट उस करंट मोमेंट पे आपने उस ओनियन की इतनी डिमांड बढ़ा दी कि ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर ही जानी है। वैसा ही सब कुछ स्टॉक मार्केट में होता है। इंस्टीट्यूशनल जब बाइंग या सेलिंग करते हैं, यदि इंस्टीट्यूशनल ने बहुत अच्छी बिग क्वांटिटी में बाइंग करी है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी ही जाएगी, और उसी को इंस्टीट्यूशनल जब भी सेल करेंगे बिग क्वांटिटी में तो प्राइस नीचे ही आएगी। इंस्टीट्यूशनल कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, बिग कंपनीज जो होती हैं, जो भी बड़े ऑर्डर लगा रहा है, जो भी बड़ी क्वांटिटी में बाय सेल कर रहा है, उनके नंबर्स नहीं होते हैं कि इतने नंबर हो गए। हम और आप जो भी हैं वो रिटेलर होते हैं, हम और आप जो हैं वो रिटेलर होते हैं। बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल होते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल रोज खरीदते बेचते हैं सर, रोज बाइंग सेलिंग करते हैं। ये कोई ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर होता है। हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगा इस वजह से ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। अचानक से प्राइस में बाइंग आई, यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर क्लोज हुई, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज होना, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। यहाँ पे कहीं ना कहीं बिग क्वांटिटी में ऑर्डर्स आए थे, इसी वजह से प्राइस ऊपर गई है। अब हम मानते हैं
इन दोनों कैंडल्स को अपन कंपेयर करेंगे तो इसमें प्राइस की रेंज देखिए आप, ये वाली कैंडल जो हम कर रहे हैं, यहां से लेकर ऑलमोस्ट यहां तक है। अपन ओपनिंग क्लोजिंग को देख रहे हैं, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। और वहीं पे ये दूसरी वाली एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, उसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक है। तो कैंडल की साइज से हमें पता चल रहा है कि इस बिग वाली ग्रीन कैंडल में इस स्मॉल ग्रीन कैंडल के मुकाबले ज्यादा ऑर्डर्स हैं। मतलब जब ये प्राइस ऊपर गई है, इसने इतनी अच्छी रेंज दी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाइंग आई है इसके कंपैरिजन में। इस वाली छोटी ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में इस बिग ग्रीन कैंडल में ज्यादा बाइंग आई है। इस वजह से ये प्राइस इतनी ऊपर गई है और इतनी बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। सेम होता है रेड कैंडल के लिए। ये एक स्मॉल रेड कैंडल है और ये एक बिग रेड कैंडल है। ये यहां पर ये दोनों जो ग्रीन कैंडल थी वो ज्यादा बाइंग की वजह से आई थी, और ये रेड कैंडल जो है वो सेलिंग की वजह से आई थी। यहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग के ऑर्डर आए, प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। और उसके कंपैरिजन में जो बिग रेड कैंडल है, इसमें इसके मुकाबले और भी ज्यादा सेलर्स आए, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई यहाँ पे। इस वजह से ये ग्रीन एक्साइट रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी। हम लोग इनको एक नेम दे देते हैं, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल। ये नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है ग्रीन, और ये वाली जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग। सेम रेड के लिए, ये वाली रेड एक्साइटिंग नॉर्मल, और ये है रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग। ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल और ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग, रेड एक्साइटिंग नॉर्मल और रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग। इस जब भी प्राइस में अच्छी स्ट्रेंथ हो, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, उसे हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। एक्साइटिंग कैंडल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब भी ये जो बॉडी पार्ट हम देख रहे हैं, जो हमने कल बॉडी और विक पढ़ा था, उसमें ये जो बॉडी पार्ट है, ये इस पूरी कैंडल में, पूरी कैंडल के जो भी स्ट्रेंथ है इसकी हाई और लो इंक्लूड करके, उसके 50% से ज्यादा पार्ट में है, तो वो कैंडल एक्साइटिंग कैंडल होती है। 50% से ज्यादा पार्ट में बॉडी पार्ट है तो वो एक्साइटिंग कैंडल रहेगी, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। ये ग्रीन एक्साइटिंग होगी, ये रेड एक्साइटिंग होगी। वहीं पे यदि कुछ इस तरह की कैंडल है,
जिसमें बॉडी पार्ट स्मॉल है और विक पार्ट ज्यादा बड़ा है, 50% से ज्यादा। 50% एग्जैक्ट नहीं लेना है कि बिल्कुल एज इट इज 50% हो, उसका कुछ फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। वो आपको कैंडल देख के अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट ज्यादा है। जिसका बॉडी पार्ट कम होता है, विक वाला पार्ट ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं बेस एरिया, उसे बोलेंगे बेस। ये एरिया रहेगा बेस एरिया। यहां ये बेस एरिया जो होता है वो बायर और सेलर की फाइट की वजह से बनता है, बायर और सेलर की फाइट की वजह से। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे 1 लाख बायर थे या 1 लाख सेलर थे, तो 80,000 यहाँ पे बायर थे या 90,000 यहाँ पे बायर थे। मींस बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है प्राइस में। मैं बता देता हूँ। बेस कैंडल वाला पार्ट जो होता है उसमें बॉडी पार्ट कम होता है और विक पार्ट ज्यादा होता है। बॉडी पार्ट कम होगा, विक पार्ट कम होगा। 50% का फॉर्मूला रखना है कि यदि बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा है तो एक्साइटिंग कैंडल, और बॉडी पार्ट 50% से कम है तो बेस कैंडल। मैं और आपको और दूसरे बना के बता देता हूं एक बार, जैसे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने अभी इसको ब्लू कलर दिया है बेस कैंडल को, ये। चार्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये देखिए, इस तरह का जब भी फॉर्मेशन हो, मतलब बॉडी पार्ट बहुत छोटा है, विक पार्ट बड़ा है, चारों में देखिए आप, तो ये बेस एरिया होगा। यहां पर ये देखिए प्राइस, ये यदि ग्रीन कैंडल होती या रेड कैंडल होती वो लेकर चलते हैं। ये सपोज कीजिए ग्रीन कैंडल है, तो प्राइस यहाँ ओपन होकर यहाँ क्लोज हो गई, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रही। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा उतनी बाइंग आई नहीं, जितने बायर थे उतने सेलर आ गए अप्रोक्स। सेम यहाँ पे इसे रेड कैंडल मान के चलते हैं, तो प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ क्लोज हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज में गई ही नहीं प्राइस। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स ही नहीं आए उतने। ऑर्डर्स आए तो बाइंग के और सेलिंग के ऑर्डर्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे। मैं आपको एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन से और समझाता हूँ, और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ये जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि इसमें बायर जो थे वो 1 लाख थे इस वाले में, और सेलर 50 लाख। जब बायर 1 लाख थे और सेलर 50 लाख थे, सॉरी, सेलर 50 के, इस वजह से ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स ज्यादा थे, और बाइंग और सेलिंग जब अनबैलेंस हो जाती है, बाइंग और सेलिंग
जब अनबैलेंस हो जाती है तभी एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म होती है, तभी एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म होती है। और बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट इक्वल रहे तो ये बेस कैंडल फॉर्म होगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने 1 लाख बायर और 50 के सेलर किया है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल है उसमें उतने ही रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बताने के लिए आपको, कि थोड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाए। हम स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल की बात करते हैं। यहां पे सपोज कीजिए 1.5 लाख बायर हैं और ओनली 50 के सेलर। तो ये कैंडल जो है एक्साइटिंग, ग्रीन एक्साइटिंग तो है बट स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इतने ज्यादा बायर आए और सेलर बहुत कम थे बायर्स के कंपैरिजन में, तो फिर प्राइस ने बहुत अच्छा मोमेंट दिया। जब भी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर जाएगा प्राइस रिएक्ट करेगी। जितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए उतने हो गए, उसके बाद डिमांड बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चली जाती है। सेम हम लोग रेड एक्साइटिंग की बात करें तो यहाँ पे बायर जो हैं वो 50 के और सेलर 1 लाख। मतलब यहाँ पे 50,000 सेलिंग के ऑर्डर, सॉरी बायर थे और यहाँ पे 1 लाख सेलिंग के ऑर्डर थे। तो सेलिंग जब बायर से ज्यादा, बाइंग से ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस को नीचे आना है। प्राइस नीचे आई और उसने एक एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म कर दी, रेड एक्साइटिंग कैंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई और बाइंग सेलिंग दोनों अनबैलेंस हो गए। इस बिग रेड कैंडल की बात करें, ये इससे ज्यादा एक्साइटिंग है, ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए सेलर थे 1.5 लाख एंड बायर 50 के। इस वजह से प्राइस में ज्यादा नीचे की तरफ मूवमेंट आया, क्योंकि बाइंग बायर्स के कंपैरिजन में सेलर ज्यादा थे। वो आपको चार्ट में अपने आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट पे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी 50% से ज्यादा बॉडी है और कौन सी 50% से कम बॉडी है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आए, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतना ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो बेस कैंडल हमने मार्क करी थी, बेस कैंडल का मतलब बायर और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल थे। यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे बायर थे 80 के और सेलर भी उतने ही हो गए, ऑलमोस्ट सेलर हो गए 70 के। इस वजह से प्राइस इतनी कम रेंज में जाकर क्लोज हो गई। मतलब जितने बायर थे ऑलमोस्ट उनको उतने सेलर मिल गए, सेलर और बायर दोनों एक साथ हो गए। इसके बारे में बात करें, सेम यहाँ पे बायर 80 के, या आप सेलर समझ लीजिए, सेलर 72 के ऑलमोस्ट। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इसमें देखिए प्राइस में बिल्कुल बहुत बहुत छोटा मोमेंट आया है।
देखिए यहां से सिर्फ यहां तक, तो यहां पे जितने बायर थे ऑलमोस्ट उतने ही सेलर हो गए। इस वजह से प्राइस उसी रेंज में फाइट हुई बायर सेलर में और ये बेस कैंडल फॉर्म हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड में ऑर्डर्स का फर्क है, जितनी ज्यादा बिग एक्साइटिंग कैंडल होगी, जितनी ज्यादा बिग एक्साइटिंग कैंडल होगी मतलब वहां पे उतने ही ज्यादा अच्छी बाइंग आई है। रेंज देखिए, रेंज, रेंज ये यदि 100 पे ओपन होने के बाद 105 पे क्लोज हुई है, तो ये 98 पे ओपन होने के बाद 107 पे क्लोज हुई है, तब जाके ये फॉर्मेशन बना है। ये जो इसकी बात कर रहे हैं ये तो सेम ही है, 50% से कम बॉडी है मतलब वो बेस कैंडल है। किसी प्रीवियस कैंडल से कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ हम लोग एक कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई प्रीवियस कैंडल से कंपेयर नहीं करना। हमें बस ये देखना है कौन सी एक्साइटिंग है, कौन सी बेस है, और कौन सी ज्यादा एक्साइटिंग है। वो पूरा प्रीवियस से कब करना है वो हम पढ़ेंगे, अभी जब चार्ट पे अपन देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बॉडी पार्ट बाइंग और सेलिंग को डिनोट करता है, इस वजह से बॉडी हमेशा ऊपर नीचे होती है, और ये हायर लो को करता है। सपोज कीजिए यहाँ पे 98 पे प्राइस ओपन हुई और ये 97 का इसने लो लगा दिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गई और 108 का हाई लगाने के बाद जब मार्केट ऑफ हो गया, या अपन डेली की कैंडल की बात कर रहे हैं, तो ये 107 पे क्लोज हो गई। और अभी हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप एक बार क्वेश्चन होल्ड कीजिए अपने सभी, टॉपिक खत्म होने के बाद पूरा टाइम मिलेगा आपको अपने क्वेश्चन करने का। ये सिर्फ हमने एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए बताया है निशा नितेश। नीरज जब चैट में ही इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस चैट ओपन कर दी तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, आप ही की आवाज आएगी सब लोगों की। हमने 3 टाइप की कैंडल पढ़ी हैं, एक रेड एक्साइटिंग, एक ग्रीन एक्साइटिंग और एक बेस कैंडल। नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल रंगनाथ, और उसके बाद आप क्लास का जब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। रेड एक्साइटिंग, ग्रीन एक्साइटिंग और बेस कैंडल। अब आप लोगों को मुझे बताना है इसमें कौन कौन सी एक्साइटिंग कैंडल है, रेड, ग्रीन या बेस कैंडल। ये वाली कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन एक्साइटिंग और रेड एक्साइटिंग, ग्रीन एक्साइटिंग। ये इसके पास वाली बेस, ये वाली कैंडल, ये रेड। बेस को हमें रेड और ग्रीन नहीं, हम लोग सिर्फ बेस एरिया होगा, कोई रेड और ग्रीन नहीं करना है, सिर्फ हमें एक्साइटिंग कैंडल को रेड और ग्रीन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है। ये वाली कैंडल कौन सी है? बेस कैंडल। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये वाली कैंडल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये
कुछ लोग बोल रहे हैं रेड एक्साइटिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं बेस। ये बेस एरिया है। देखिए इसकी बॉडी पार्ट और विक पार्ट को देखिए। ये कैंडल कौन सी है? ग्रीन एक्साइटिंग। ये वाली कैंडल बेस। ये वाली कैंडल रेड एक्साइटिंग। बिल्कुल ठीक। देखिए कितना बिल्कुल बहुत आसानी से आ गया आप सब लोगों को। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं कैंडल्स के ऊपर करने वाले हैं। पेंट का बहुत कम यूज मिलेंगे। अपन चार्ट देखेंगे जो भी चीज होगी उसका। 50% से बॉडी पार्ट यदि ज्यादा है, पूरी कैंडल की स्ट्रेंथ हम देखें और 50% पार्ट बॉडी पार्ट ज्यादा है तो वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। और विक पार्ट यदि ज्यादा है तो वो रेड कैंडल, सॉरी बेस कैंडल होगी। यदि बॉडी पार्ट ज्यादा है तो एक्साइटिंग कैंडल, बेस पार्ट ज्यादा है तो वो विक पार्ट ज्यादा है तो बेस कैंडल। हम लोगों ने टॉपिक शुरू होते टाइम एक, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी प्राइस ऊपर जाती है हेलो, आ गई सब लोगों को आवाज? ओके ओके। हम लोग बात कर रहे थे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल कब फॉर्म होती है, जब नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर से ज्यादा हो। एंड रेड एक्साइटिंग फॉर्म होती है जब नंबर ऑफ सेलर नंबर ऑफ बायर से ज्यादा हो। और बेस कैंडल फॉर्म होती है नंबर ऑफ बायर सिमिलर हो नंबर ऑफ सेलर्स के। और ये सब कुछ होता है इंस्टीट्यूशनल की वजह से। उनकी बिग क्वांटिटी में जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लगाते हैं तो उनके सभी ऑर्डर प्लेस नहीं होते हैं, सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। यदि 1 लाख का कोई ऑर्डर लगा है, 1 लाख शेयर्स का, तो उसमें से 50,000 60,000 वो नंबर्स हम लोग नहीं बता सकते कितने होते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं मतलब सारे ऑर्डर जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, कुछ ना कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं।
जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने का मतलब है यहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर आए हैं, प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट आया है, इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे बाइंग करी है, इस वजह से प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट आया है। बट जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो कहाँ है, इस कैंडल से जस्ट पहले। जो एक कैंडल फॉर्म हुई है, ये बायर और सेलर की फाइट जो हुई, बायर और सेलर की जो फाइट हुई, तो यहाँ पे बेस कैंडल फॉर्म हुई और फाइनली जो आउटकम निकला कि बायर विन हुए या सेलर, उसकी वजह से ये कैंडल फॉर्म हुई। ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है मतलब यहाँ पे जो बायर सेलर की फाइट थी उसमें बाइंग के ऑर्डर्स ज्यादा थे, इस वजह से ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। सपोज कीजिए यहाँ पे 1 लाख बाइंग के ऑर्डर किसी ने प्लेस किए, उसमें से 60,000 50,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए, बाकी के पेंडिंग यहाँ पे रह गए। 1 लाख ऑर्डर में से 50 to 60,000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, उसकी वजह से प्राइस ऊपर चली गई और बाकी के जो ऑर्डर्स थे वो यहीं पे रह गए, वो पेंडिंग हो गए। बट जब प्राइस वापस से नीचे की तरफ इस वाले एरिया में आएगी, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि ये बाकी के ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हो जाएं और फिर प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे। हम आप लोग जो भी ऑर्डर लगाते हैं, यदि वो एग्जीक्यूट फुल नहीं होते हैं, पार्शियली एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम उन ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं जनरली। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है मतलब यहां पे बाइंग आई है, बायर और सेलर की फाइट की वजह से उससे पहले एक बेस कैंडल फॉर्म हुई, मतलब यहां पे बायर और सेलर की फाइट थी। बायर और सेलर की फाइट की वजह से बाद जो भी आउटकम निकला, बायर विन किए या सेलर, उसके बाद ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। तो हम लोग जो इस कैंडल में देखते हैं, बेस कैंडल में, इसमें जनरली पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इंस्टीट्यूशनल के, क्योंकि इसी एरिया की वजह से प्राइस ऊपर गई है। तो जब उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे और जो एग्जीक्यूट हो गए उसकी वजह से तो प्राइस ऊपर चली ही गई है, बट जब प्राइस ऊपर से वापस नीचे की तरफ रिएक्ट करेगी और इस वाले एरिया में आएगी जहां उनके पेंडिंग ऑर्डर हैं, तो प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि वो जो पुराने ऑर्डर्स थे, पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इंस्टीट्यूशनल अपने ऑर्डर कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, उन्हें जो रेट, जो शेयर जिस रेट पर चाहिए वो उसी पर उसे परचेज करते हैं। हमारे आपकी तरह नहीं है कि ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशनल के कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे, कितना भी टाइम लगेगा। हम बहुत सारे एग्जांपल जब चार्ट पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 5 साल, 10 साल, 2 ईयर, 1 ईयर, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, कितने दिनों बाद प्राइस उस पर्टिकुलर एरिया में आती है जहां पे पेंडिंग्स ऑर्डर होते हैं और वहां से रिजेक्ट कर जाती है। यदि यहाँ पे 40,000 हम लोग सपोज कर रहे थे पेंडिंग ऑर्डर हैं और प्राइस यदि एक नॉर्मल सेलिंग प्रेशर से आ रही है, 20,000 30,000 सेलर के साथ आ रही है, तो फिर वो ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे और प्राइस ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टिल जब प्राइस ऊपर से नीचे आई तो सेलर कम थे और बायर ज्यादा थे यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर जो थे, तो प्राइस ऊपर चली गई। बट यहीं पे यदि ज्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर आ गया,
जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा सेलिंग प्रेशर से आई, यहाँ पे 1 लाख सेलर के ऑर्डर आ गए, तो अपने पास पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं? 40,000। ऊपर से नीचे आएगी, उसमें से 40,000 बायर सेलर मैच कर जाएंगे और प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये जोन ब्रेक कर देगी। हमें ये जो एरिया होता है उसी के ऊपर वर्क करना है। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा जोन जो है हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कैसे प्राइस ऊपर से नीचे रिएक्ट करती है। नंबर हम पता नहीं कर सकते कि कौन से एरिया में कितने ज्यादा नंबर हैं, मतलब एकदम कैलकुलेशन मिल जाए कि हाँ इतने नंबर हैं, 1 करोड़ ऑर्डर है, 2 करोड़ ऑर्डर है, नहीं। सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ से पता लग जाएगा हमें। इस एरिया को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। बाकी इसकी क्या मार्किंग रहती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो हम लोग पढ़ने वाले। अभी सिर्फ मैं पेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको ये सब कुछ समझा रहा हूं कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे वर्क करते हैं। सेम सप्लाई के लिए कि ये कोई रेड एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब यहाँ पे सेलर आए हैं, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। जी पंकज। और जिन लोगों ने काफी, यदि आपके कोई नोन हो या आप में से किसी ने इंस्टीट्यूशनल के साथ काम किया हो, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से पता लग जाएगी कि इंस्टीट्यूशनल किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, कितना उनमें पेशेंस होता है, कितने दिन तक वो होल्ड कर सकते हैं, ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करते हैं, जो रेट जिस पे चाहिए उसी रेट पर उनको बाय करना होता है। हमारी आपकी तरह टीवी न्यूज से वो मैनिपुलेट नहीं होते हैं। और हम लोग मार्केट में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट फॉलो करके ही पैसा बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये है सप्लाई एरिया। मींस यहाँ पे ये बेस कैंडल में जो बायर सेलर की जो फाइट हुई है, बेस कैंडल में जो बायर सेलर की फाइट हुई है, उसके बाद जो आउटकम निकला है, मतलब रेड एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है, मींस यहाँ पे सेलर विन कर गए, यहाँ पे सेलर जीत गए। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं। और जब प्राइस इसमें एंटर करेगी, तो सेलर ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वापस से प्राइस नीचे की तरफ डाउन आ जाएगी। ये होता है पेंडिंग ऑर्डर्स का फॉर्मूला, कि बायर सेलर और ये पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे वर्क करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल के ऑर्डर्स कैसे पता लगता है हमें कि ये बाइंग के ऑर्डर हैं या सेलिंग के ऑर्डर हैं। ये उस बेस एरिया के बाद वाली कैंडल के फॉर्मेशन से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे बहुत अच्छी तरह से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इस कैंडल की हम लोग बात करते हैं। ये कौन सी कैंडल है? बेस कैंडल, बिल्कुल। अब इस बेस कैंडल में बायर सेलर की फाइट हुई है। क्या कोई आइडिया लगा सकता है कि इसके बाद प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है? किसी को कुछ आइडिया है इस सिर्फ बेस कैंडल को देखने के बाद? ऊपर कुछ लोग इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन फॉर्म हुई है, या फिर उन्होंने चार्ट अभी में जब उसे स्क्रॉल कर रहा था तो देख लिया होगा, हैमर की वजह से। सही है, या ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है उसकी वजह से। बट एक्चुअली हम लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते कैसे भी कि ये प्राइस ऊपर जाएगी इसके बाद या नीचे जाएगी। ये देखिए,
ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, पर उसके बाद भी तो प्राइस नीचे आई ना। इसके बाद आप क्या बोलते हैं? इस कैंडल के बाद जो भी कैंडल बनेगी वो हमें आइडिया देगी कि यहाँ पे बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। देखिए, ये यहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल एक यहाँ पे बनी है। तो अब हमें इस कैंडल के बाद आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे बायर के ऑर्डर है या सेलिंग के ऑर्डर है। इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूं। कैसे प्रॉपर मार्किंग होगी वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, अभी सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। कितने मिनट की टाइम फ्रेम हम सीखने वाले हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है एक बेस कैंडल के बाद, तो इस वाले बेस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इंस्टीट्यूशनल के। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है, 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है। तो ऐसा नहीं कि ये इस एरिया में कहीं एक जगह 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है, इस पूरे एरिया में जहां जहां मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूं ना, वहां हर जगह पे उनके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हैं, ये पूरे एरिया में। मैंने जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको थोड़ा डार्क कर दिया है। अब बताइए आप, इसके बाद एक और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, तो हम क्या कहेंगे? क्या सिर्फ 1 CR ही ऑर्डर थे इसमें? नहीं, ज्यादा ऑर्डर हो गए, क्योंकि क्या हमें पता चल रहा है कि प्राइस और ऊपर गई है और एक्साइटिंग कैंडल के साथ गई है ग्रीन, और ऊपर गई है, तो मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। और उसके बाद हमें पता चले एक और कैंडल ऐसी फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें आइडिया हो जाएगा कि 5 to 6 CR यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। देखिए, ये एक और एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हो गई, और थोड़ा सा प्राइस में यहाँ पे सस्टेन किया और उसके बाद फिर से प्राइस कितना ऊपर गई, यहाँ तक। यहाँ तक प्राइस ऊपर गई है। जब प्राइस यहाँ चली जाती है ना, जब प्राइस यहाँ चली जाती है, तो हमें टीवी पे और इन सब चीज आर्टिकल्स यहाँ पे हमें क्या सुनने को मिलता है कि स्टॉक 320 हो गया है, 150 का स्टॉक 320 हो गया विद इन 1 ईयर। ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर से भी कम है, क्योंकि कल मैंने बताया था ये मंथली की कैंडल है और ये एक साल का ब्लॉक है पूरा 1 ईयर का। इंस्टीट्यूशनल हमें ट्रैप करने के लिए, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए सब कुछ आर्टिकल, न्यूज वगैरह, टीवी चैनल्स पे और वहां पे सब लोग बताएंगे कि इतना डबल हो गया पैसा, 1 लाख लगाए तो इतना बन गया, 2 लाख लगाए तो इतना बन गया। इस तरह के नए नए आर्टिकल्स आते हैं, इस तरह की नई नई टीवी पे न्यूज आती है। हम रिटेलर्स क्या होते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। जब यहाँ होगा ना, तो यहाँ पर वो सेलिंग की रिकमेंड करेंगे कि इतना ऊपर से नीचे आ गया, सेलिंग कीजिए, सेल कीजिए, इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। और ये न्यूज उनको फैलाने का क्या फायदा होता है कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था कि हर बायर को सेलर चाहिए और सेलर को बायर चाहिए। वो यहाँ पे अपने ऑर्डर जो भी उन्होंने बाय किया है तभी सेल कर पाएंगे ना जब उन्हें सेलर मिलेंगे। हम रिटेलर यहाँ पे, सॉरी, तभी सेल कर पाएंगे जब उन्हें बायर मिलेंगे। हम यहाँ पे रिटेलर बाय करते हैं, बाय करते हैं, बाय करते हैं, और प्राइस में देखिए क्या होता है, ऊपर से नीचे आ जाती है। इस तरह से ट्रैप करते हैं टीवी चैनल, न्यूज आर्टिकल, सब कुछ। अब देखिए, ये आपको मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पे मेरा कर्सर है, तो ये देखिए यहाँ पे एक डेट आएगी, ये डेट आप देखना। ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये फेब 2014 में हुआ है, फेब 2014 में।
और प्राइस जब इस डिमांड एरिया में आई है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रही है, इस एरिया में यहाँ पे प्राइस आई, इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, प्राइस यहां अंदर तक आ गई। देख रहे हैं आप ये विक इस रेड कैंडल की, कब आई है प्राइस? पूरे 2 साल बाद, 2016 में। ऊपर देखिए डेट 5/2016। यहां पर जब कोई भी शेयर रहता है, इतना नीचे शेयर होगा, फिर से टीवी चैनल वाले बोलेंगे कि ये शेयर इतना आ गया है, 330 था, 350 था, 150 आ गया है। अब यहाँ पे इसका कोई स्कोप नहीं है, शेयर 2 डिजिट में चला जाएगा, 100 से नीचे आ जाएगा। सब कुछ उल्टा सीधा उल्टा उल्टा बोलना है एसबीआई के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बायर चाहिए इंस्टीट्यूशनल को। सेम फॉर्मूला, जब भी प्राइस नीचे होगी टीवी चैनल पे उसको सेल करवाएंगे, ऊपर होगी तो बाय करवाएंगे एकदम टॉप पे। अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि आपका भी मन बन जाता है, इतना ऊपर चला गया, और ऊपर कितना भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। ऐसा हो जाता है, मेंटेलिटी बन जाती है लोगों को सुन सुन के। इसी वजह से पहले दिन बोला था कि इन लोगों को नहीं सुनना है किसी को भी। बिल्कुल विशाल। अब देखिए 2 साल बाद प्राइस इसमें आई, और आने के बाद यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। 2 साल बाद प्राइस यहाँ पे आई और आने के बाद पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, और उन पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद देखिए प्राइस में किस तरह से कंटिन्यूअसली अप मूव आया है यहां तक। फिर से डबल हो गई प्राइस एसबीआई की, फिर से डबल। बट यहाँ पे फिर वही उनका, ऊपर गया सेल करो बाय करो, इतना ऊपर गया फिर वही कैलकुलेशन बताएंगे, 1 लाख के 2 लाख हो गए, 2 लाख में इतना परसेंट रिटर्न निकाला है, ये निकला है, वो निकला है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। यदि टीवी देखकर पैसा कमाना आसान होता तो फिर कोई और काम करे ही क्यों? किसी को भी काम बाहर ऑफिस जाने की जरूरत क्यों पड़े? सब अपने घर बैठ के ही काम कर लें, सब पैसा बना लें टीवी देखकर। और उसके बाद भी देखिए प्राइस लगातार कितनी अच्छी तरह से ऊपर गई है। अब जब मार्केट कोरोना के टाइम पे नीचे आया था तो लोगों ने 5,000, 3,000, 4,000, 6,000 इतना तक के लिए बोल दिया था। कौन सा पोर्शन डिमांड जोन है, कौन सा सप्लाई जोन है, हमें कहाँ एंट्री लेनी है, हमें कैसे मार्क करना है, हमारा टारगेट क्या होगा, सब कुछ जो है आगे बताने वाले हैं। सब कुछ हम आगे बताने वाले हैं। रेड कैंडल के लिए चाहिए, देखिए मैं बता देता हूं। ये देख रहे हैं बेस कैंडल के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स थे। इस एरिया को मैं मार्क करता हूं, आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा। देखिए प्राइस ऊपर गई इस वाले एरिया में, देखो यहां तक गई है प्राइस, और उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे, सिंपल। पेंडिंग ऑर्डर्स के बाद की ये एक्साइटिंग कैंड, उसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल होना, वो एक्साइटिंग होना जरूरी है बेस कैंडल के बाद में। तभी तो पता लगेगा कि बायर सेलर में कुछ हुआ है, फाइट हुई होने के बाद कुछ रिजल्ट निकला है। नहीं तो बेस कैंडल बेस कैंडल बेस कैंडल, मतलब बायर सेलर वहां पे मैच हो रहे हैं सब, उनको जितने बायर्स की जरूरत है उतने सेलर आ रहे हैं। ये ये देखिए बेस कैंडल के बाद ड्रॉप आया, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था और इंस्टीट्यूशनल के सेलिंग के ऑर्डर्स थे। और जब प्राइस इसमें वापस गई ऊपर तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, और एग्जीक्यूट होने के बाद देखिए प्राइस कितनी अच्छी तरह से ऊपर जा रही है। और अब आप देखिए ये जो हमने ये वाला जो एरिया मार्क किया था, ये पहली बार यहाँ से ऑर्डर्स ऊपर की तरफ चले गए थे, दोबारा फिर यहाँ से ऊपर की तरफ इसने रेट किया है। बेस कैंडल के बाद नीचे जा सकता है, उसका एग्जांपल तो ये है ही ना।
मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, इस वजह से बेस कैंडल के बाद नीचे प्राइस आई, तो यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर थे। टीवी चैनल पे आर्टिकल्स को पढ़कर ट्रेड नहीं होता है कभी भी, हमेशा उसमें पैसा जाएगा ही जाएगा। और हम लोग जो न्यूज़ पढ़ते हैं कि अब इसे बाय करना चाहिए, अब इतना ऊपर आ गया इतना नीचे आ गया, वो सब फेक है, कोई ना कोई उनसे बुलवा रहा है, ये समझ लीजिए आप तो। आप ही को यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज, अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, अब उसकी कोई यदि परचेज करने वाले उसके लिए 45, 40, 45, 40 इस रेंज में यदि कुछ रेट बोल रहे हैं, आप उसके बारे में सबको बोलने लग जाइए कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे इतना बड़ा डीएलएफ का मॉल आने वाला है, ऐसे सब जगह आपका माहौल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेट उसकी अप हो जाएगी। यहाँ से ये हाईवे निकलने वाला है, लोगों को लगेगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको तो बाय करो कैसे भी करके, 55-60 में जाएगी वो प्रॉपर्टी आपकी। सेम यहाँ पे होता है। कौन से जोन की कैसी स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे एसबीआई के एग्जांपल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बट और मैं एक बार और पेंट पे आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। रोहन, और किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये देखिए आप, एक बेस कैंडल के बाद में हमेशा हमें राइट साइड वाली कैंडल देखनी है, उसके बाद क्या फॉर्म हुआ है। बेस कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, तो मतलब इस एरिया में बाइंग के ऑर्डर थे, इस वाले एरिया में बाइंग के ऑर्डर थे, इस वजह से ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। और ये जो इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग देखें कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, आगे जो कंपेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल बाइंग है यहाँ पे। ये देखिए, इसके कंपैरिजन में जो ये एरिया है नॉर्मल बाइंग वाला, उसके कंपैरिजन में ये एक्साइटिंग कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसका मतलब इस वाले एरिया में ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है।
तो ये होगी स्ट्रॉन्ग बाइंग। और यदि वहीं पे कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बना है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो मतलब यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर इन तीनों में इसमें होंगे, उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें। वहीं पे हम सेलिंग ऑर्डर की बात करें, हम लोग सेलिंग ऑर्डर की बात करें, आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, हमारी क्लास चल रही हो, तो सिर्फ सुनना है और बाकी के जितने भी काम हैं वो नहीं करने हैं। आपके कोई डाउट हैं या फिर आपको चार्ट पे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, नहीं करनी, बिल्कुल भी साथ में प्रैक्टिस नहीं करनी है। कॉपी पेन साइड में रख देने, सिर्फ डाउट है उस पे ध्यान देना है, कोई डाउट है नोट डाउन कर लिया और क्लास के बाद पूछ लिया। ये देखिए, इस बेस एरिया के बाद ये वाली जो रेड एक्साइटिंग कर्नल फॉर्म हुई है, ये डिनोट कर रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर थे, इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ आई, इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ आई है। यदि इस तरह का फॉर्मेशन है, मतलब ये एक्साइटिंग कैंडल इस एक्साइटिंग कैंडल के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है और भी ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है इसके मुकाबले। यहाँ पे स्ट्रांग सेलिंग है, ये नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रांग सेलिंग, और उसके बाद हम लोग वेरी स्ट्रांग सेलिंग, वेरी स्ट्रांग सेलिंग। एक्साइटिंग कैंडल की स्ट्रेंथ से ही हमें पता लगेगा कि जोन में कितना स्ट्रेंथ है, जोन में कितना स्ट्रेंथ है। जितनी ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल होंगी उससे ही हमें आइडिया हो जाएगा कि जोन में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है। ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल, बिग एक्साइटिंग कैंडल चाहे रेड हो या ग्रीन हो, तो वो जोन उतना ही अच्छा है, वो जोन उतना ही अच्छा है। क्योंकि जिस टाइम पे वो बायर थे, यहाँ पे जो भी बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स थे वो इतने ज्यादा थे कि उनकी वजह से प्राइस में अपमूवमेंट आ गया, डिमांड बहुत ज्यादा आ गई ना। ये जो समझाया है आज,
जोन की स्ट्रेंथ के बारे में, एसबीआई का एग्जांपल कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे वर्क करते हैं। क्लियर है सबको? मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार सब कुछ जो भी पढ़ा है एक बार ब्रीफ कर देता हूं वापस से। मोस्ट ऑफ पीपल को क्लियर हो चुका है, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पे हमने पढ़ा था कि एक्साइटिंग कैंडल कौन सी होती है और बेस कैंडल कौन सी होती है। डाउट्स लिख लीजिए विवेक, उसके बाद हम बात करेंगे। एक बार मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा। एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल कौन सी होती है? जिस भी कैंडल में 50% बॉडी बॉडी 50% एरिया से ज्यादा है तो मतलब वो एक्साइटिंग कैंडल है, और विक ज्यादा है 50% से, वो बेस कैंडल है। इस तरह का फॉर्मेशन बेस कैंडल का रहेगा और इस तरह का फॉर्मेशन एक्साइटिंग कैंडल का रहेगा। एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म होती है बायर और सेलर के इम्बैलेंस होने की वजह से। यदि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है मतलब नंबर ऑफ बायर ज्यादा है, और रेड एक्साइटिंग कैंडल है मतलब नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है। और ये जो बेस एरिया होता है इसमें जनरली बायर सेलर की फाइट होती है, इंस्टीट्यूशनल अपने बाइंग सेलिंग करते हैं, उसके बाद ये बायर सेलर जो है ये बेस एरिया बनता है, फॉर्म होता है। जब भी प्राइस जब भी प्राइस किसी बेस एरिया में आती है, किसी बेस एरिया में आती है तो वो रिएक्ट करती है। बेस एंड बोरिंग कैंडल सेम है। हमें कैसे पता लगेगा कि इस बेस एरिया में बाइंग के ऑर्डर हैं या सेलिंग के ऑर्डर हैं? उसके नेक्स्ट फॉर्म होने वाली कैंडल से। यदि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है तो मतलब वहां पे बाइंग के ऑर्डर्स हैं, और यदि रेड एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है मतलब वहां पे सेलिंग के ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर देखिए ये बेस एरिया है, इस बेस एरिया के बाद यहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। मींस इस वाले एरिया में जो बायर सेलर की फाइट होने के बाद आउटकम निकला वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के रूप में निकला। तो ये शो करता है कि यहाँ पे बायर ज्यादा हैं और बाइंग के ऑर्डर्स हैं इसमें पेंडिंग। जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, चाहे कभी भी आए, तो ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। यदि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सपोज कीजिए यहाँ पे 40,000 यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर से 1 लाख सेलर हैं, तो ये जोन ब्रेक हो जाएगा। अब हमें वो कैसे पता लगेगा कि इसमें 1 लाख सेलर हैं या 40,000 बायर हैं या 2 लाख बायर हैं? वो हमें धीरे धीरे, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, नंबर हमें पता नहीं लग सकते, बट ये पक्का आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डिमांड जोन चलने वाला है, कौन सा सप्लाई जोन चलने वाला है, किस डिमांड जोन सप्लाई जोन को हमें ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री रहेगा, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। वो ये वाला पूरा एरिया डिमांड जोन है। ये एरिया जो भी पूरा बेस एरिया है वो डिमांड जोन है, और प्राइस ऊपर गई है इस वजह से डिमांड जोन है। यदि प्राइस नीचे आई है तो वो सप्लाई जोन है। इसके बाद हमने एसबीआई का एग्जांपल देखा था। ये एसबीआई का एक बेस कैंडल फॉर्म हुई थी, बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई थी, प्राइस ऊपर गई थी। तो इस बेस कैंडल का हमें आउटकम पता लग गया कि यहाँ पे बायर थे या सेलर थे। ये एरिया में शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स थे, ये एरिया शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर थे, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली उसके बाद ऊपर गई है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। और जब प्राइस इस बेस एरिया में आई ऊपर से नीचे, 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, बेस रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, बेस को एरिया को हम सिर्फ बेस एरिया बोलेंगे, उसमें रेड और ग्रीन नहीं ऐड करना है।
जब प्राइस इसमें आई, जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, और पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर चली गई। उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। अब हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है, एंट्री कहाँ होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा जोन की स्ट्रेंथ। नॉर्मल स्ट्रेंथ, नॉर्मल बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। जितनी ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल होगी उतना ही जोन स्ट्रॉन्ग होगा। राजेश, एक बार अपनी ऑडियो सेटिंग चेंज कीजिए, और फिर भी नहीं हो रहा है तो डिस्कनेक्ट करिए और फिर वापस से कनेक्ट कीजिए। 2 साल भी रहेंगे, 5 ईयर भी रहेंगे, 10 ईयर भी रहेंगे। एग्जाम्पल, और अभी तक जब हम लोगों ने वो एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था तब तक ये डाउट था, बट अभी ये 2 ईयर पे आ गया है क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है। आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। कब क्या होता है, टेक्निकल जो एनालिसिस होती है वो यही होती है कि हम प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आगे का प्रिडिक्ट करते हैं। सेम यहाँ पे सेलिंग के लिए था। यदि रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये नॉर्मल सेलिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसने अच्छी प्राइस को नीचे की तरफ लाया है, और उसके बाद जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ये हमने जोन की स्ट्रेंथ पढ़ ली है आज। जोन की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिमांड जोन का फॉर्मेशन क्या रहेगा, सप्लाई जोन का फॉर्मेशन क्या रहेगा, उनकी मार्किंग कैसे रहेगी, वो सब कुछ हम कल पढ़ने वाले हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, अब आप एक एक करके पूछ सकते हैं अभी जो पढ़ा है उसमें। बेस एरिया में जनरली पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और बेस एरिया किसे बोलते हैं हम लोग, डिमांड जोन को। उसके बाद एक्साइटिंग कैंडल होगी, उसमें नहीं है। जो बेस एरिया होगा उसी में रहते हैं। यदि बेस एरिया फॉर्म हुआ है ना तो उसमें पेंडिंग ऑर्डर हैं, आकाश। अब वो कितना इफेक्टिव है, क्या वो रिएक्ट करेगा, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे।
You. Am I audible to all of you? माइक में थोड़ी डिस्टरबेंस आ गया था, इस वजह से ये म्यूट हो गया था। कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे। एक से ज्यादा बेस कैंडल हो सकती है, कितनी भी बेस कैंडल हो सकती है। हमारे लिए कौन सा जोन ज्यादा अच्छा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इरशाद क्या क्वेश्चन है, एक बार आप वापस से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसे। कैंडल की जो स्ट्रेंथ होती है एक्साइटिंग कैंडल की, बेस एरिया के बाद जो फॉर्म होता है एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद ही हमें आइडिया लगता है कि इस बेस एरिया में कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। बेस कैंडल के बिहेवियर के ऊपर नहीं आशीष, बेस के बाद जो एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि डिमांड है सप्लाई, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बेस एरिया पे ट्रेड करेंगे। बेस एरिया के, बेस कैंडल के बिहेवियर पे नहीं, एक्साइटिंग कैंडल के बिहेवियर पे। एक एक करके मैं सभी का रिप्लाई कर रहा हूं, वेट कीजिए थोड़ा। इरशाद, यदि प्राइस बहुत नैरो है रेंज, यदि प्राइस की रेंज बहुत नैरो है तो हमें उसको बेस एरिया लेना है। और वो एग्जाम्पल आएंगे जब हम लोग और अच्छे से क्लियर कर देंगे उसको, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। विवेक, आपका क्वेश्चन है कि डिमांड जोन में ही पेंडिंग ऑर्डर होते हैं या उसके बाद जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होती है उसी में होते हैं। डिमांड जोन में भी पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होती है उसमें भी पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। बट ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में, जैसे हम लोग डेली की एक्साइटिंग कैंडल है उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में, 15 मिनट 75 मिनट, उसमें वो बेस कैंडल, उसमें पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। भाविक, बेस कैंडल के बाद रेड और ग्रीन कोई भी कैंडल फॉर्म हो सकती है, वही तो डिनोट करेगी कि यहाँ पे बायर है या सेलर। यदि बेस कैंडल के बाद रेड कैंडल है मतलब यहाँ पे सेलर है, बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल है मतलब यहाँ पे बायर है। आशीष, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सुदर्शन, थर्ड कैंडल के बाद क्या करना है, थर्ड कैंडल कौन से फॉर्म होगी वो हम लोग सीखेंगे कि उसे बेस लेना है या एक्साइटिंग लेना है। प्रियंका, हैमर पे अभी हमें नहीं जाना है, हैमर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल से मतलब है अभी।
वॉल्यूम नहीं करना है, वॉल्यूम के ऊपर अभी कुछ भी नहीं करना है। वॉल्यूम हम लोग सीखने नहीं वाले हैं कि वॉल्यूम से कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं करना है वो हम लोग सीखेंगे कि वॉल्यूम को हम लोग क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऋषिकेश क्या होता है कि पहले यदि कोई ग्रीन एक्साइटिंग फॉर्म हो गई, मतलब वहां पे कोई अच्छी बाइंग आई थी, उसके बाद सेलिंग आ सकती है। हम लोग किसी को बायर बाइंग या सेलिंग करने से नहीं रोक सकते हैं। यदि आज किसी में बाइंग आई है, आज निफ्टी ऊपर गई है, तो कल नीचे भी आ सकती है। नए ऑर्डर कितने आएंगे वो तो हम पता कर ही नहीं सकते हैं। नए ऑर्डर कितने आएंगे वो हमें कोई आइडिया नहीं है। बट हमें ये देखना है कि हमारे जो एरिया में कैसे हम कैसे एक अच्छा एरिया आइडेंटिफाई करें, जिससे पता लग जाए कि ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। नंबर ऑफ ऑर्डर का हमें कैसे भी आइडिया नहीं लग सकता, सिर्फ हमें जोन की स्ट्रेंथ से ही पता लगेगा। सुदर्शन थर्ड कैंडल के बारे में, यदि वन बेस कैंडल है उसके बाद वन और एक्साइटिंग कैंडल आ गई, उसके बाद थर्ड कैंडल है, उसको नहीं करना है कुछ भी। थर्ड बेस कैंडल है, उसका कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो फॉर्मेशन होगा तो फिर वो नया डिमांड जोन बन जाएगा, नया जोन बन जाएगा। नीरज, बाइंग प्रेशर की वजह से इंस्टीट्यूशनल जब ऑर्डर लगाते हैं, उस बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस ऊपर जाती है। सुदर्शन, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है क्वेश्चन। प्रशांत, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, समझ नहीं आया, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। रोहन, रेड और ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ सेम हो। यदि रेड और ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ सेम है, कौन सी रेड और ग्रीन कैंडल की? बेस एरिया के बाद वाली? बेस एरिया के बाद जो भी एक नेक्स्ट कैंडल होगी वो यदि ग्रीन है तो वो डिमांड जोन है, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हो रही है ना, तो भी स्टिल वो डिमांड जोन है। उसकी स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होना है, उसके बाद वाली कैंडल की स्ट्रेंथ से। यदि उसमें वापस से ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो वो अच्छा डिमांड जोन है। डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करना है सुदर्शन, ये हम सीखेंगे अभी। कैंडल की विक को नहीं सुनील, उस कैंडल की टोटल स्ट्रेंथ जो है एक्साइटिंग कैंडल में बॉडी पार्ट देखा जाता है, तो बॉडी पार्ट को देखकर पता लगाते हैं कि इसमें बायर कितने हो सकते हैं उस बेस एरिया में, या सेलर कितने हो सकते हैं उस बेस एरिया में। ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है, ग्रीन कैंडल शो करती है केदार, कि प्राइस में जो बाइंग ऑर्डर आए हैं वो कितने ज्यादा आए हैं। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ये करती है बेस एरिया में। एक से ज्यादा संकेत बेस कैंडल हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, कितनी ट्रेड करनी है वो हम लोग पढ़ेंगे। आशीष, हमें अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि जोन की स्ट्रेंथ क्या है। यदि ग्रीन एक्साइटिंग के बाद यदि मार्केट नीचे आता है, आ सकता है, मैंने आपको बताया है कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग कभी भी आ सकती है, कितनी भी ज्यादा बाइंग आ सकती है, कितनी भी सेलिंग ज्यादा आ सकती है। हम लोग किसी को बाइंग या सेलिंग करने से नहीं रोक सकते।
स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद नीरव बेस कैंडल होता है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यदि बेस कैंडल फॉर्म होती है तो क्या वो डिमांड जोन होता है? क्यों हमें बेस कैंडल के बाद का पता करना है? बेस कैंडल से पहले क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बेस कैंडल के बाद क्या है वो हमें पता लगाएगा कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। रवि बिल्कुल, यदि बेस एरिया के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है मतलब वहां पे डिमांड जोन है, उसे डिमांड जोन बोलेंगे। और बेस एरिया के बाद में रेड है तो मतलब उसे सप्लाई जोन बोलेंगे। वेंकटेश, सिर्फ हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ही पढ़ने वाले हैं। और इसमें सिर्फ दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक एक्साइटिंग और एक बेस। जिसका बॉडी पार्ट विक एरिया से विक पार्ट से ज्यादा है वो एक्साइटिंग है, और जिसका बॉडी पार्ट बेस विक पार्ट से कम है वो बेस एरिया है। नीरज, आपने शायद 5 to 6 टाइम अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है अभी। एक जब आप एक क्वेश्चन कर दिया, मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। आपने बार बार सभी लोगों ने अपने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। एक साथ 50 मैसेज का रिप्लाई नहीं हो सकता, वन बाय वन ही होगा। आपने कोई मैसेज छोड़ दिया है वो मेरे पास आ गया है, मैं उसे रिप्लाई कर रहा हूं। हुसैन, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। संतोष, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, आप अपना क्वेश्चन एक बार और मुझे कर दीजिए वापस से। सुनील का आंसर हो गया है। 4-5 बेस कैंडल है तो क्या करना है भाविक, वो हम लोग पढ़ेंगे कि जब ज्यादा बेस कैंडल होती है तो क्या करना है, कम बेस कैंडल होती है तो क्या करना है। नहीं, ऐसा प्रशांत जरूरी नहीं है कि बेस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई उसके बाद फिर से और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक बेस कैंडल के बाद यदि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है उसके बाद बेस एरिया भी हो सकता है, उसके बाद रेड एक्साइटिंग कैंडल भी हो सकती है प्रशांत। बायर और सेलर में कौन विन कर रहा है ये हमें रोहन उस एक्साइटिंग कैंडल से पता लग रहा है जो बेस एरिया के बाद फॉर्म हुई है। गिरीश, सिर्फ ऐसा नहीं है, आपने बेस कैंडल प्लस एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल प्लस एक्साइटिंग रेड कैंडल प्लस एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, ये जो आपने फॉर्मेशन भेजा है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे ये फॉर्म होते हैं। अभी सिर्फ हमने एक एक्साइटिंग कैंडल के बारे में पढ़ा है अभी तक। बेस के बाद डिमांड बढ़ा फिर बेस बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यदि कोई और एक्साइटिंग कैंडल बन गई तो वो नया जोन फॉर्म हो जाएगा विवेक।
ब्रेकआउट के बारे में नीतीश हम आगे पढ़ने वाले हैं। संकेत इंडेक्स अलग वर्क करता है और सारे स्टॉक अलग वर्क करते हैं। हाँ, इंडेक्स मार्केट को लीड करते हैं, इस वजह से स्टॉक में कभी कभी उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट आता है। इंडेक्स भी तो स्टॉक से ही मिलकर बना है। रोहन, होमवर्क कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल का फॉर्मेशन ही देखना है। रोहन, मैंने आपके एग्जाम्पल इसका आपके क्वेश्चन का बहुत पहले रिप्लाई कर दिया था कि प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम ऑप्शंस का होता है। हम बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नीरव, सही है, बन सकता है बेस। बट जनरली ये 30 और 40 की जो किया है ना, इसमें अब ज्यादा गैप होना चाहिए नीरव। बेस कैंडल की विक एक तरफा हो, ये हमने एक बार आपको मैं पेंट पे बता देता हूं सचिन। इसमें हमने बेस कैंडल की विक भी एक तरफा ली है। यही मेन स्ट्रेटजी रहेगा आकाश। यदि बेस कैंडल के बाद दीपक कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है और उसमें यदि कोई विक नहीं है, तो वो स्ट्रांग है, एक्साइटिंग होना चाहिए बस। आप जब भी नेक्स्ट टाइम हम कल जो क्लास लेंगे उसमें जो भी डाउट होंगे उनको एक एक करके पूछना है, या फिर एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना है, वो मेरे पास आ जाएगा। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था माइक में, इस वजह से थोड़ी देर के लिए म्यूट हो गया था। यदि बार बार एक ही क्वेश्चन को आप 5 या 6 बार रिपीट करेंगे तो फिर क्लास कैसे फिनिश होगी और हम लोग कैसे अच्छी चीजों के बारे में बात कर पाएंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो। और जनरली जो टॉपिक पढ़ाया है उसके बारे में ही हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। आने वाली चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम पढ़ेंगे, आपका डाउट सेम है वो कल क्लियर हो जाएगा। नहीं अमोल, ऐसा नहीं होता है कि सेलर ज्यादा हाई हैं और बायर कम है तो भी प्राइस ऊपर चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। रवि, डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ही लोगों को ध्यान रखना है, डिसिप्लिन के साथ एक 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 क्वेश्चन कर लिया, उसको एक बार छोड़ दिया, वो रिप्लाई हो जाएगा। यदि टाइम पे रिप्लाई नहीं हो रहा है तो बहुत टाइम बाद जब हम लोग दोबारा पे दो दो बार पूछ रहा हूं मैं कि आपको कोई डाउट है तो उस पर दोबारा में कर दिया, क्या प्रॉब्लम है।
नीचे जो शैलेश छोटे कैंडल हैं ये बेस कैंडल है। पिवट पॉइंट का डिमांड सप्लाई का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हम उनको रिलेट करके पढ़ेंगे आगे। 50% बॉडी और 50% वेक का सुदर्शन, ये हमें ये शो करता है यदि फुल स्ट्रेंथ की कोई कैंडल, मतलब यदि कोई कैंडल है उसमें 50% से ज्यादा पार्ट बॉडी है, बॉडी का पार्ट है, तो वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। और 50% से ज्यादा पार्ट यदि विक का है, मतलब बॉडी पार्ट छोटा है विक पार्ट बड़ा है, तो वो बेस कैंडल होगी। एग्जैक्टली रवि, सबको सेम क्वेश्चन का किसी और ने कर लिया, उसका सेम अपने क्वेश्चन का सेपरेटली आंसर चाहिए। कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आने से क्या फर्क पड़ता है, वो सब कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हमें ट्रैप किया जाता है रिजल्ट के बाद। रिजल्ट जब आता है ये समझिए, स्टॉक मार्केट में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आप तक मिल रही है, तो आप वो लास्ट पर्सन हैं। जिनकी कंपनी है, जो उसमें बैठे हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं, सबको सब कुछ पता रहता है पहले से ही क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। हम और आप सबसे लास्ट होते हैं जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, और जब जिनको पहले से पता है वो सब कुछ मैनेज करके रखते हैं। हाँ सुनील, ऐसा कह सकते हैं। अब यदि बेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यदि बेस एरिया रेड है, चाहे यदि बॉडी नीचे है, मतलब क्लोजिंग नीचे है, तभी तो वो रेड बनी है। बॉडी पार्ट से होगा कि इसमें सेलिंग है या बाइंग है। 50% बॉडी है, उसको वेक हम बेस कैंडल ही मानेंगे। एग्जैक्ट 50% आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो हमें जब प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस होगी उतना ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रवि, नहीं तो फिर आप लोग ये आपको सब समझ में आ गया, कई कई बार लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है, फिर वो अभी 1 मिनट के लिए म्यूट हो गया था, उसी में लोग बोल रहे थे कि शायद क्लास क्लोज हो गई। बट फिर भी आप सब लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ, संकेत की बात पे ध्यान दीजिए सब लोग, रूल बनाने से पहले ही समझ जाइए। सबको एक ही दिन में सीखना है सबको। अभी तो 18 डेज बाकी हैं, 18 सेशन होंगे टोटल। अनिरुद्ध, संकेत, रवि, ये जो भी बोल रहे हैं इस पे आप बाकी के लोग एक बार ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन रह गया जितेंद्र आपका? आज ही सीखेगा। चार्ट से ऊपर कैसे हो जाएगा, बॉडी पार्ट चार्ट में ही रहने वाला है। बेस एरिया से ऊपर है तो एक्साइटिंग कैंड, बॉडी पार्ट अगर चार्ट के ऊपर है तो, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? श्याम, पॉसिबल नहीं है, जीरोधा में आप एक बार जो मैंने टूल्स बताए हैं, एक्चुअली सेटिंग कुछ भी नहीं है, टूल्स हैं सारे के सारे। कोई जीरोधा यूज करता है, कोई ट्रेडिंग व्यू यूज करता है। आप एक बार अपने टूल्स देखेंगे, रिकॉर्डिंग देख के वहां पे वो अप्लाई हो जाएंगे नॉर्मली। और मैकबुक है आपके पास, आप पैरेलल डेस्कटॉप के थ्रू या फिर आप बूट कैम्प के थ्रू उसमें पार्टीशन करवा के एक बार विंडोज का सिस्टम डलवा लीजिए।
गिरीश क्या क्वेश्चन है आपका? इसीलिए मैंने बोला था शाम ट्रेड टाइगर के लिए। बहुत सारे, सिर्फ दो या तीन चीज नहीं मिलेंगी, उनका मैनेज कर पाओ तो कर लो, नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, इसमें एक बार आप बूट कैम्प के थ्रू पार्टीशन से विंडो डलवा लीजिए। मोबाइल फोन में शेयर मोबाइल है एप्लीकेशन, बट उससे आप सिर्फ प्राइस देख सकते हैं, चार्ट उस पे नहीं देख सकते, ज्यादा चार्ट नहीं देख सकते हैं। स्टडी आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही हो पाएगी। ऋषिकेश, बहुत सारे एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन चार्ट से रिलेटेड है नहीं कपिल, ये तो मन में जो आ रहा है ना, जो पिक्चर बन रही है उससे रिलेटेड है। पंकज, आप शाम की हेल्प कर देना, कैसे हो पाएगा? ग्रीस होमवर्क अभी सिर्फ इतना है कि आपको एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल देखनी है, कौन सी एक्साइटिंग कैंडल है, कौन सी बेस कैंडल है। कौन सी की बात कर रहे हैं रंगनाथ आप? ऐसा ही करना पड़ेगा अनिरुद्ध अभी। इसकी बात कर रहे हैं आप रंगनाथ? इसके बाद ये कैंडल जो फॉर्म हुई है, हो सकती है प्राइस में यहाँ पे सेलिंग थी, प्राइस नीचे आई यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे जो भी पेंडिंग्स के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर थे, ये हम लोग ये एग्जांपल आप याद रखना, हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऊपर क्यों गई है आने वाली क्लासेस में, जब इससे रिलेटेड जब क्लास होगी ना, तब हम देखेंगे, इसको याद रखना आप। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। ऑल राइट एवरीवन, आई थिंक मैंने सभी के क्वेश्चंस का आंसर किया है। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो, रिकॉर्डिंग देखनी है सबको एक बार, जिन्होंने लाइव ली है उनको भी देखनी है, और जो लाइव में नहीं है वो तो देखेंगे ही, रिकॉर्डिंग देखनी है, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, ऑल राइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।